अभी भी इतना कम बच्चा ज्वाइन किया है। प्रस्तुतः अयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पंचमाङ्कात् संपादनं कृत्वा संकलितः अस्ति। क्या कह रहा है? प्रस्तुतः अयं पाठः, यह पाठ, प्रस्तुत यह पाठ दिङ्नाग विरचितः, दिङ्नाग के द्वारा लिखा गया, संस्कृत से प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला इत्यस्य पंचम अंकात, कुन्दमाला इस नाम के 5वें अंक से संपादनम कृत्वा संकलितः अस्ति, संपादन करके संकलित किया गया है, लिया गया है। ठीक है। अत्र नाटकांशे मीन्स नाटक अंशे, इस नाटक के अंश में, इस नाटकांश में रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, किंतु उभावपि का संधि विच्छेद उभौ प्लस अपि, उभौ अपि सविनयम तम निवार्यत। अत्र नाटकांशे, इस नाटकांश में राम स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु उभौ अपि सविनयम तम निवार्यत, किंतु दोनों ही लव और कुश दोनों ही विनम्रता पूर्वक, ठीक है, उन्हें मना कर देते हैं, रोक देते हैं कि राजा के पास, ठीक है, नहीं बैठना चाहिए। सिंहासनारूढ़ राम उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनम आरूढ़ राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के रूप लावण्यम, दोनों के सौंदर्य को देख करके, ठीक है, सिंहासन पर बिठाना, दोनों के रूप सौंदर्य को देख करके मुग्धा सना, मुग्ध होकर के स्वक्रोडे गृह्णाति, अपनी गोद में उठा लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्य से मनोहारी वर्णनम विद्यते, इस पाठ में, पाठे अस्मिन् मीन्स अस्मिन् पाठे, इस पाठ में शिशु वात्सल्य के का मनोहारी दृश्य, मनोहारी वर्णन विराजमान है। क्या कह रहा है कि इस पाठ में शिशु के वात्सल्य का, अर्थात शिशु के प्रेम का मन को हरने वाला वर्णन विराजमान है। राम लव और कुश के पिता हैं, ठीक है, और लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ था? सब जानते हो इस बात को, तो सब लोग जानते हो। लव और कुश का जन्म अयोध्या में हुआ था? नहीं ना, वन में हुआ था, आश्रम में, ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए ऋषि जो हैं वह तो बड़े होने पर, थोड़ा बड़े होने पर लव और कुश को, ठीक है, वह ले करके और राम से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। अब आगे राम और लव और कुश के बीच और विदूषक के बीच में, जो विदूषक मीन्स क्या होता है? जो नाटक के बारे में बताता है, ठीक है, ये नाटक है, जो चर्चा होती है उसका इसमें वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर स्थित श्री राम, सिंहासन पर श्री राम बैठे हुए हैं, पिक्चर भी बना हुआ दिखा रहा है। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रवेश करते हैं, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ लव कुशौ, लव कुश के लिए तापस वर्ड का प्रयोग हुआ है, तापसः तापसौ, क्योंकि दोनों तपस्वी हैं, ठीक है, जंगल में न रहते थे, तो इसलिए कुश लवो
कुश और लव ये दोनों भाई विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग बताए गए रास्ते पर, ठीक है, चलते हुए ततः प्रविशतः वहां प्रवेश करते हैं। वहां मीन्स कहाँ? श्री राम के मतलब महल में, ठीक है। तो आगे विदूषक का क्या कहते हैं? इतः इतः आर्यो, आर्य आर्यो दोनों भाई हैं, राम कह रहे हैं, लव और कुश, इसलिए यहाँ आर्य दोनों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए द्विवचन में हुआ। इतः इतः आर्यो, हे आर्य इधर से आइए, हे आर्य इधर से आइए, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ विदूषक लव और कुश के साथ राम श्री राम के महल में, है ना, प्रवेश करते हैं, सभा में प्रवेश करते हैं, और फिर वहां पहुंचने के बाद क्या कहते हैं? किसको संबोधित करते हैं? लव और कुश को, और क्या कहते हैं कि हे दोनों आर्य आप इधर से आइए, इधर से आइए। कुश लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, कुश और लव राम के पास पहुंचकर और प्रणाम करके, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कुश लव का बोलो समास विग्रह, कौन समास है? कौन बोलेगा? समास पढ़ा चुके हैं। कुश लव कौन समास है? कोई नहीं। कुश लव द्वंद्व समास। यस, एक्सीलेंट, द्वंद्व समास, ठीक है। जितना भी नाम है इसमें, ठीक है, वह चाहे वो मतलब आदमी का नाम हो या अंग का नाम हो, ठीक है, या डे एंड नाइट हो, वो तो नाम ही है, दिन और रात, तो ये सब द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अब इसका समास विग्रह करो, कौन कर सकते हो? एकदम आसान है, दोनों को अलग कर देना है और च लगा देना है। कुश लव च, दोनों में च लगाना है ना, कुश दोनों च में। लव च, कुशः च लवः च, क्या होगा? कुशः च लवः च। तुम लोग देखो भूल गए हो, इतना बताए थे। अब चूंकि कुशः में विसर्ग है और लवः में भी विसर्ग है, ये तो क्लियर हो गया कि समास विग्रह क्या होगा? कुशः च लवः च। लेकिन इसका एक और आंसर है। मान लो तुम्हारे एमसीक्यू में कुश लवौ का ये क्वेश्चन है कि कुश लवौ इति पदस्य समास विग्रहम कुरुता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए कुशः च लवः च, बी कुशश्च लवश्च, सी कुशा च लवश्च, और डी कुश च लव च। तो क्या होगा आंसर? इसलिए मैंने ऐसे बताया था दो तरीके से, और उसके लिए इसलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि खाली कुशः च लवः च रहेगा। अभी तो मैंने चारों दो वो भी दिया है, कुशः च लवः च भी। तो कुशः च लवः च ये राइट आंसर है, दूसरा भी कुशः च लवः च भी राइट आंसर है, समझ गए? वो भी होगा। तो इसके लिए समास के साथ साथ आपको संधि भी जानना है, जो मैंने इतना बताया है, रिवीजन भी करवाया था, फिर भी अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ कि संधि के लिए समास के लिए संधि भी जानना बहुत जरूरी है, और संधि के लिए वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद। देखो अब कैसे, मान लो कि लव कुशौ क्वेश्चन है तुम्हारा, और इसका एमसीक्यू में अभी जो मैंने कहा, ठीक है, तो फिर से सुनो। लवः च कुशः च, लवा च कुशा च, ठीक है, लव च कुश च, और लवः कुशः च। तो राइट आंसर क्या होगा? लवः च कुशः च। लेकिन अगर दूसरे तरीके से दिया हुआ
कि लवश्च कुशश्च, सुनो मेरी बात को ध्यान से, लवश्च, लवश्च में तालव्य स मिला हुआ है, एक पद है, लवश्च कुशश्च, ए, बी लव कुश, सी लव च कुश, डी लवाह च कुश। तो आंसर क्या होगा? अब तो क्लियर है, बोलो। ए होगा आंसर, लवश्च कुशश्च। अब तीसरे तरह से क्वेश्चन मैं दे रही हूं, ठीक है। लव कुशौ इति पदस्य समास विग्रहम कुरुता, लव कुशौ इति पदस्य समास विग्रहम कुरुता, ठीक है। तो ए लवः च कुशः च, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर आंसर तुम लोग को देना है। ए लवः च कुशः च, बी लवश्च कुशश्च, और सी ए एंड बी उभौ। क्या होगा आंसर? अब तो 3 ही ऑप्शन रहता है, बोलिए। मैम एक बार फिर, ठीक है। ए लवः च कुशः च, ठीक है, वहां कॉपी में लिखो भी। बी लवश्च कुशश्च, तालव्य स होगा उसमें। सी ए एंड बी उभौ। मैम ए एंड बी। यस, उभौ दोनों राइट है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मान लो कि तुम सिर्फ समास विग्रह जाने, तो लवः च कुशः च ही जान रहे हो, लवः च कुशः च नहीं जान रहे हो। तो मान लो कि सिर्फ लवः च कुशः च नहीं रहा, लवः च कुशः च ही रहा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसके लिए फिर क्या है कि संधि जानना है। इसमें कौन संधि है? लवः च कुशः च में विसर्ग से सत्वम है, इतना बताए हैं। गर्मी छुट्टी में सब भूल गए। अब लवः के बाद च है, तो याद करो कौन संधि का प्रयोग हुआ? विसर्ग से सत्वम, ठीक है। विसर्जनीय से सह, ये सूत्र है, विसर्जनीय से सह, तो विसर्ग की जगह स होगा। तो कहां पर याद कीजिए, मैंने बताया था कि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का फर्स्ट लेटर हो, वर्ग का फर्स्ट लेटर मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर, प्रथम पद के अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग रहना जरूरी है, एकदम निश्चित रूप से, ठीक है। प्रथम पद के बाद विसर्ग रहना जरूरी है। तो ये हो गया, प्रथम पद का अंतिम अक्षर में क्या है? विसर्ग है, विसर्ग युक्त है। और बाद वाले पद का पूर्व अक्षर में, बाद वाले पद का पूर्व अक्षर फर्स्ट लेटर होना चाहिए वर्ग का। तो जैसे यहां पर क्या है? च, तो च वर्ग ग्रुप का च फर्स्ट लेटर हुआ। कुशः के बाद क्या है? च, तो विसर्ग के बाद क्या है? च फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर वर्ग का फर्स्ट लेटर, पांचों क्या क्या हुआ? क च त ट प, समझ गए? तो विसर्ग के Yes, बाद, ma'am. विसर्ग के बाद अब बोलो कितनी बार मैंने बताया है, लिखवाया भी है, रिवीजन भी करवाया है ना। विसर्ग के बाद यदि क रहेगा तो दंत स, अभी तो कुछ दिन पहले मैंने करवाया था, मतलब हमको लगता है 4 या 5 जून को, ठीक है, 6 तक क्लास चला था ना। तो विसर्ग के बाद यदि क है तो दंत स, जैसे तिरह जोड़ कारह तिरस्कारह, तिरह जोड़ करोति तिरस्करोति, ठीक है। और विसर्ग के बाद यदि च रहा तो तालव्य सा, तो कह जोड़ चित कश्चित, याद आया? कश्चित। हाँ, कह जोड़ चना कश्चना, हरि जोड़ चंद्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। याद आया? और विसर्ग के बाद यदि दंत त रहा, विसर्ग के बाद यदि त रहा तो क्या होगा? दंत स। जैसे इतः जोड़ ततः, बोलो। इतस्ततः। ततः जोड़ ततः,
ततस्ततः, ततः जोड़ ततः, ततस्ततः। याद करो यस मैम। श्लोक जो पढ़ाए थे, सिवाह जोड़ते सिवास्ते, सिवाह जोड़ते सिवास्ते। ओ ये 9 में था, गोदोहनम में। ते पंथानम सिवाह, मतलब तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। खैर, तो विसर्ग के बाद का रहेगा तो भी दंस, ठीक है। तो का के बाद विसर्ग के बाद का रहा तो दंस, त रहा तो दंस, 2 में दंस, और च रहा तो तालव्य सा, और टा रहेगा तो मूर्धन्य सा। जैसे धनु जो टंकार, धनुष टंकार मूर्धन्य सा। लेकिन फिर विसर्ग के बाद प रहेगा तो दंस, तो जैसे परह जोड़ परम, परस्परम। याद हो? परस्परम। यस। तो देखो समास के जगह फिर से संधि पढ़ाना पड़ा। तो अब यहाँ पर अब आप बताइए कि लवह च, कुसह च का लवह के बाद च है, तो इसलिए उस विसर्ग के बाद जगह क्या हो जाएगा? तालव्य सा, वो भी आधा। तो लवश्च और कुसह च, तो कुसह प्लस च इक्वल टू कुसश्च, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? लवश्च कुसश्च। तो लव कुसव का समास विग्रह, यहाँ लव कुसव कुश लवाव है, ठीक है। क्या है? कुश लवाव। तो इसलिए कुश लवाव का समास विग्रह कुसह च लवह च, और दूसरा कुसश्च लवश्च। उसको अभी कॉपी में लिखो, लिखो भी। आया समझ में? यस मैम। हाँ, तो उसको हाँ, कुश लवाव का समास विग्रह लिखो। कुसह, एक पहला कुसह च लवह च, और दूसरा, ठीक है, कुसश्च लवश्च, द्वंद्व समास। बहुत आसान है द्वंद्व समास, ठीक है। तो कुश लवाव, कुसह च लवह च द्वंद्व समास, या कुसश्च लवश्च द्वंद्व समास। कुश और लव, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। उपसृत्य, उपसृत्य का लिखिए समीपम गत्वा। उपसृत्य का सिनोनिम्स क्या हुआ? संस्कृत में पर्याय क्या हुआ? समीपम गत्वा। हिंदी मीनिंग पास जाकर, और उपगम्य प्रणम्य का देखो उपसृत्य और उपगम्य, उपगम्य भी होता है। उपसृत्य का पर्याय उपगम्य, समीपम गत्वा पास जाकर, प्रणम्य प्रणाम करके, प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप, और यहाँ हो जाएगा उप जोड़ श्री जोड़ ल्याप। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि कुशलम महाराजस्य। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अपि जो है, अपि का मतलब ये अव्यय है। अपि मीन्स अव्यय, तो अपि का मतलब होता है भी, ऑल्सो, है ना। जैसे अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ती हूँ। लेकिन यहाँ पर अपि देखो मतलब वाक्य के पहले आया है, तो यहाँ अपि का मतलब प्रश्न निर्माण के अर्थ में भी उसका प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अपि का प्रयोग प्रश्न निर्माण के अर्थ में भी किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, ठीक है। तो क्या हो गया? महाराजस्य अपि कुशलम महाराजस्य। महाराज, क्या महाराज भी कुशल मंगल हैं, ठीक है। कुश और लव राम के पास जाकर क्या कहता है कि महाराज कुशल हैं, ठीक है। क्या महाराज कुशल हैं? यहाँ पर क्या आएगा? क्या कहता है कि क्या महाराज भी कुशल हैं, ये होगा मीनिंग। क्या महाराज भी कुशल हैं, ठीक है। आगे राम, राम युष्मत दर्शनाथ कुशलम इव। तो राम अपने दोनों बेटों को देखते हैं, तो क्या कहते हैं? युष्मत दर्शनाथ कुशलम इव, तुम लोगों के दर्शन से कुशल ही हूं, ठीक है। मुझे तुम दोनों, यहाँ पर अभी आगे खाली देखो, वो पूछते हैं कि क्या उन वे दोनों भाई पूछते हैं कुश और लव कि मैम क्या। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। कौन? नीसू पूछ रही है।
मैम लेट ज्वाइन किए नहीं। तुम निशु रोज ज्वाइन करती, इसलिए देखो बिना मतलब तुमको देखे हुए मैंने बता दिया। और फिर पूछोगी मैम कौन सा चैप्टर, मैम क्या पढ़ा रही हैं, टाइम कितना हो गया, तुम अभी इतने देर बाद ज्वाइन की हो। निशु 1:23 हो रहा है। नो और मैम हम 15 में ज्वाइन कर चुके थे। तो फिर तो जब इतना आप देर पढ़ा रही थी ना तो चैप्टर नहीं समझ आया। पढ़ा रहे थे, मतलब चैप्टर क्या? तो मैम आप पढ़ा रही थी तो चैप्टर हम नाम सुने नहीं थे। अच्छा ठीक है, तो उसी में ना पूछती या चैट में यहाँ पर लिख देती। देखो आदित्य है 9 में, ठीक है, तो जैसे तुम ग्रामर के साथ पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं ना एक एक शब्द का ग्रामर। यस मैम। हाँ, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, ताकि हिंदी मीनिंग समझ में आएगा। तो वो चैट बॉक्स में मुझे लिखा कि मैम पहले पूरा का हिंदी आप बोल दीजिए, फिर आप ग्रामर पढ़ाइएगा। तो आज मैंने ऐसे ही पढ़ाया, तो तुम लोग को उसी में तुरंत बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, या कोई दोस्त से भी पूछ लो, ठीक है। मान लो लगता है कि क्लास डिस्टर्ब होगा तो मुझसे ही पूछो, चैट बॉक्स में लिखो, मैं जब तुरंत जवाब देती हूँ ना, ठीक है। तो चैप्टर 4 शिशु लालनम, ठीक है। हाँ देखो अभी जैसे कौशिकी अभी ज्वाइन कर रही है, आगे तो क्या कह रहे हैं, कुश और लव महाराज के पास जाकर के और प्रणाम करके, पहला लाइन है विदूषक इंटर करते हैं दोनों भाई के साथ और दोनों को संबोधित करते हैं कि हे आर्य आप दोनों इधर से आइए। उसके बाद फिर उन लोग विदूषक के कथनानुसार वे दोनों भाई चलते हैं, फिर तो इधर आइए मतलब कहाँ, राम के पास, ठीक है। तो कुश और लव फिर राम के पास जा करके और प्रणाम करके क्या बोलते हैं कि क्या आप भी महाराज भी कुशल पूर्वक हैं। तो राम कहते हैं कुश और लव से कि युष्मत दर्शनाथ कुशलम ईवा, तुम लोगों के दर्शन से मैं कुशल ही हूँ, ठीक है। कुशलम ईवा, कुशल के समान ही, ईव मतलब हुआ के समान, कुशल व्यक्ति के समान ही हूँ, अर्थात कुशल ही हूँ। तुम लोगों का दर्शन हो गया, अब तो मैं कुशल रहूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ युष्मत दर्शनाथ में देखो डबल द है, संयुक्त है, ठीक है। युष्मत प्लस दर्शनाथ, युष्मत में ता में हलंत और दर्शनाथ तो पूरा दर्शन होता है। तो यहाँ ता के सामने यानी फर्स्ट लेटर के सामने तीसरा लेटर है, उसी वर्ग का है, ता था द। युष्मत प्रथम पद का अंतिम अक्षर है ता और दर्शनाथ उत्तर पद का फर्स्ट लेटर है, पूर्व वर्ण है द। तो यहाँ किस संधि का नियम लागू हुआ, जसत्व संधि का नियम लागू हुआ। तो इसलिए युष्मत में ता है और उसके सामने द है, तो इसलिए यहाँ पर ता की जगह तीसरा लेटर हो गया अपने ही वर्ग का, ता था द। अब चूंकि ता में हलंत है इसलिए द में भी हलंत होगा। तो युष्मद दर्शनाथ, तो द में हलंत है और बाद वाला द दोनों मिलकर के द हो गया, युष्मद दर्शनाथ। तो युष्मद दर्शनाथ का संधि विच्छेद, एक आधा द और फिर बाद में पूरा द, दोनों मिलकर द हो गया, ठीक है। तो युष्मत दर्शनाथ का संधि विच्छेद युष्मत प्लस दर्शनाथ, समझ गए, जसत्व संधि का नियम लागू हुआ है। तुम लोग अब युष्मत का हिंदी मीनिंग, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत युवाभ्याम युष्मत, तुम लोगों के, यहाँ पर तुम दोनों के लिए तो युवाभ्याम होता है, लेकिन विदूषक भी साथ में आए हैं, है ना, साथ में विदूषक भी, तो बहुवचन में प्रयोग किए हैं। तुम लोगों के दर्शन से मैं कुशल ही हूं। भवतो किम, फिर निशु का छूट जाता है, भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एवा। भवतो किम मीन्स क्या, है ना, भवतो आपके, वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एवा
अब कुशल प्रश्न से मतलब कुशल प्रश्न का भाजन हो। कोई आदमी देखो किसी से क्वेश्चन करता है ना, कुशलता पूछता है, तो यहाँ पर वो खुश हो गए हैं, क्या कह रहे हैं, भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एवं न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वजस्व अहो हृदयग्राही स्पर्श। अब यहाँ पर आप भवतो कौन बताएगा कि भवतो का मूल शब्द क्या है और वो किस विभक्ति और किस वचन में है? जल्दी बोलो। भवान। नहीं, मूल शब्द बताइए। भवान तो पुल्लिंग में है, इतना मैंने बताया है। जल्दी बोलो। मैम भवत। यस, भवत। कौन विभक्ति कौन वचन? कौन विभक्ति कौन वचन? जल्दी बोलो। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। नहीं नहीं, कौन बोलेगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तृतीय विभक्ति एक वचन। नो, खाली मेरे पढ़ाने से और बोलने से क्या होगा? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? चलो मैं ही बोल देती हूँ। भवान भवंतो, एक तो इतना मैंने ट्रिक बताया था कि भवतो, ये पहली बात तो भवत मूल शब्द है, तो हल व्यंजन का जो शब्द रूप है वो ओह कहाँ कहाँ आता है? सो बताओ, क्या बताए थे? षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में। कहाँ कहाँ? षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में मूल शब्द में ओह जोड़ देंगे। ओ की मात्रा ओ और विसर्ग, जैसे भवत जोड़ ओह भवतो, फिर षष्ठी के द्विवचन में सप्तमी में भी। राजन, राजन में आता है राज्ञो, क्या आता है? राज्ञो। तो तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? और षष्ठी के बहुवचन में आम बोले थे, ये भी मैंने कहा था कि खाने वाला आम याद रखना, उसमें हलंत लगा देना माँ में। जैसे भवत जोड़ आम भवताम, जगत जोड़ आम जगताम, जगत जोड़ ओह जगतोह। और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मैंने कहा था कि ई लगा देना है, छोटी, तो छोटी की मात्रा हरस्वी, तो सप्तमी में भवत जोड़ ई भवती। अब देखो भवती, जैसे सह चिकित्सक भवती, वह डॉक्टर बनता है, सह शिक्षक भवती, वह शिक्षक बनता है, वह सह शिक्षक भविष्यति, वह शिक्षक बनेगा। तो भविष्यति तो क्लियर है, लेकिन भवती क्रिया है, और वही सेम रंग रूप का भवती सप्तमी के एक वचन में भी होता है। तो वो क्या है? वो सर्वनाम शब्द है जो सप्तमी का एक वचन है, भवती। इस तरह से मैंने बताया था, फिर तुम लोग भूल जाते हो। आसान ट्रिक है। हल व्यंजन का जो शब्द रूप है वो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मूल शब्द में छोटी ई की मात्रा लगती है। फिर से देखिए, इसको पहले बता रहे हैं, ठीक है? जैसे और पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मूल शब्द में अह लगता है, और जो द्वितीय का बहुवचन होता है वही पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। भवान भवंतो भवंतः भवंतम भवंतो भवतः, आया भवतः? भवान भवंतो भवंतः भवंतम भवंतो भवतः भवता। अब यहाँ पर देखो, इसी से मैंने जसत्व संधि के पढ़ाने में इसका भी एग्जाम्पल दिया था। भवता भवत जोड़ भ्याम, भवत जोड़ भ्याम क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा। भवताम।
भवत जोड़ भ्याम, संधि संधि कीजिए। भवत में अंतिमता में हलंत है और भ्याम, उधर भ्याम का फर्स्ट लेटर है भा, तो पा फा बा भा चौथा लेटर हुआ, तो कौन संधि करनी? भवत भ्याम। तुम लोग क्यों भूल जाते हो? भवत भ्याम, ठीक है। भवता तक ठीक है, ता में आ आया भवता, तो भवता भवत भ्याम भवत भी। आप देखो कि 6 वर्ड जो है उसमें जसत्व संधि होगा इसमें, क्योंकि भवत जोड़ भ्याम, तो तृतीया का द्विवचन, फिर चतुर्थी का द्विवचन सेम, फिर पंचमी का द्विवचन सेम, तो 3 तो ये हो गया। अब तृतीया का बहुवचन में भी मूल शब्द में क्या होगा? भी ही जुड़ता है, और चतुर्थी के बहुवचन में भ्य, और पंचमी के बहुवचन में भ्य। तो ये 6 शब्द में जो है वह संधि होगा, और कौन संधि? जसत्व संधि। तो जैसे भवत जोड़ भ्याम इक्वल टू भवत भ्याम, वैसे ही भवत जोड़ भी, यहाँ पर भी भा है चौथा लेटर, तो भवत भी, और भवत जोड़ भ्य है इक्वल टू भवत भ्य। तो 6 ठो तो ऐसे हो गया आसान, समझे? ये 6 में कौन संधि? जसत्व संधि। तो फिर से बोल रही हूँ, समझ गए? समझे? यस मैम। अनुज, ध्रुव, ध्रुव समझे? हेलो, यस मैम। तो बोलते क्यों नहीं हो? माइक पे क्लिक भी करते तो 1-2 बार पे चालू नहीं। अच्छा यस ठीक, मैम, हो जाता है कभी कभी। ओ ठीक है। आकृति, जिया, समझ गई? इस चीज को याद रखना है। हाँ, रट नहीं सकते हो, ठीक है। जसत्व संधि बोले ना, सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार आएगा, मतलब हर सेंटेंस में। तो भवान भवंतो भवंतः भवंतम भवंतो भवतः भवता भवद्भ्याम भवद्भि भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य भवतः भवतो भवताम भवति भवतो भवत्सु। अब यहाँ पर क्या माइंड सेट करना है कि भवान भवंतो भवंतः भवंतम भवंतः भवंतम भवंतो भवतः, जो द्वितीय का बहुवचन सेम पंचमी षष्ठी का एक वचन, तो स्पेलिंग गलत होने का भी प्रश्न नहीं है। तो भवान भवंतो भवंतः भवंतम भवंतो भवतः, भवता तृतीया में मूल शब्द में आ, चतुर्थी में ए, पंचमी में आह, षष्ठी में आह, और सप्तमी में ई। हाँ, और द्विवचन में औ औ, उसके पहले ना, आधा ना आ जाता है, फिर भ्याम भ्याम भ्याम, फिर ओह ओह मूल रूप में। तो इसलिए भवत जोड़ो भवतोह, और उधर फिर भवान भवंतो भवंतः अह, उसमें यही है कि ना आया है, जो कि द्वितीय के बहुवचन में नहीं आएगा और पंचमी षष्ठी के एक वचन में नहीं आएगा। फिर भी भ्यः भ्यः आम सु भवत्सु, तो इसलिए भवतों का क्या हो गया? आप दोनों के। भवत शब्द चूंकि 2 बार आएगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों में, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर षष्ठी है, ये जानना है, ठीक है। भवत शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग, भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? वयमत्र, वयमत्र का संधि विच्छेद वयम प्लस अत्र, वयम प्लस मत, अत्र अत्र, वयम म में हलंत प्लस अत्र। कुशल प्रश्न से भाजनम, कुशल प्रश्न के भाजन हो, भाजन मीन्स पात्र। क्या कह रहा है? कुशल प्रश्न के पात्र हैं, मतलब उन लोग ने पूछा ना कि क्या महाराज आप कुशल हैं, तो क्या राजा खुश हो गए? क्या बोले कि तुम लोगों के दर्शन से ही मैं खुश हो गया। लेकिन वयम मीन्स हम लोग, अत्र मीन्स यहाँ, ठीक है। और आप दोनों के कुशल प्रश्न से भाजनम एवं, कुशल प्रश्न के पात्र हैं, ठीक है। पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और फिर से पुनः पुनरति थी, देखो संधि है बुक में, देखिए पुनरतिथि जन समुचितस्य, पुनरतिथि जन, देखो अम्बेश अभी ज्वाइन कर रहा है।
पुनरतिथि मतलब पुनः प्लस अतिथि विसर्ग से रत्वम, और फिर से अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेषस्य मतलब होता है गले लगाना, इंग्लिश में कहते हैं ना हग करते हैं, हग करना, ठीक है। तो पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और आगे परिस्वजस्व, परिस्वजस्व मतलब होता है आलिंगन करना, गले मिलना, गले लगाना, समझ गए। और मतलब वो राम कह रहे हैं, राम जो है वह कुश और लव को गले मिलते हैं, गले लगाते हैं। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और क्या कहते हैं, अहो हृदय को छूने वाला स्पर्श है, जब वह उसको लव और कुश को हग करते हैं, गले लगाते हैं, तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए क्या कहते हैं कि यह हृदय ग्राही स्पर्श है, हृदय को छूने वाला स्पर्श है, समझ गए। तो यहाँ फिर से विदूषक सिंहासन, सिंहासनस्थः, अब सुनो, सिंहासनस्थः सिंहासने तिष्ठति इति यह सः, इस बात तो तुम लोग नहीं पढ़ना है, ऐसे जान लो, ये उपतत्पुरुष समास है। सिंहासन अस्थ, सिंहासन पर बैठा हुआ, तो सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है, श्री राम है। ततः उसके बाद प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, यहाँ प्रविशतः इसलिए आया क्योंकि दो है, कुश और लव। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुश लवो, विदूषक के बताए हुए रास्ते पर तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। देखो नाटक जब शुरू होता है तो नाटक का एक पात्र विदूषक भी होता है, जो वो बताता है हर घटना के बारे में कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, समझ गए। तो ये नाटक है, और लव और कुश आते हैं तो विदूषक जो है लव और कुश को बताता है कि आपको मतलब कहाँ जाना है, ठीक है, और कैसे जाना है। तो वो पहला लाइन का मीनिंग हुआ। और अब दूसरा में कुश लव एवं उपसृत्य प्रणम्य च, तो कुश और लव इस प्रकार से समीप जाकर और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज भी कुशल हैं, है ना। तो राम युष्मत दर्शनात्, तुम दोनों के दर्शन से मैं कुशल ही हूँ। अब यहाँ पर एक चीज मैं पूछ रही हूँ कि द्वंद्व समास में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ूंगी, अभी भी जल्दी बोलो। पीतरौ, पीतरौ का समास विग्रह और